गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लेक्चर 1 में हम लोग ने जाना था कि पदार्थ क्या है, फिर पदार्थ की अवस्था, पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं, पदार्थ का अवस्था कितना कितना होता है। तो देखिए हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे में पहले बात कर रहे हैं कि ठोस, द्रव, गैस, यही पदार्थ की अवस्था है। दो अवस्थाएं और है, प्लाज्मा और ठोस कंडेंसर स्टीम। तो पहले हम लोग जानेंगे कि ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस ये क्या है। तब जानते हैं कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। तो देखिए इसके प्रॉपर्टीज है, इसका डेफिनेशन है। ठोस, द्रव, गैस का जो डेफिनेशन किससे है, इसके प्रॉपर्टीज है। तो देखिए इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्या है, आयतन। तो बात करते हैं आयतन। तो ठोस का आयतन क्या होता है, द्रव का आयतन क्या है, गैस का आयतन क्या होता है। तो देखिए आयतन जो होता है ठोस का वो निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव का भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए ठोस और द्रव दोनों का जो आयतन होगा निश्चित होगा, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। देखिए ठोस का आयतन निश्चित, द्रव का भी आयतन निश्चित और गैस का आयतन अनिश्चित, मतलब सेम नहीं होता है। अब देखिए बात करेंगे आकार का, शेप का। तो शेप क्या, तो देखिए ठोस का जो आकार है वो निश्चित होता है, मतलब ठोस के लिए आयतन और आकार दोनों निश्चित है, लेकिन द्रव के लिए ऐसा नहीं है। द्रव के लिए जो होता है आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित। गैस के लिए आयतन भी हमारा अनिश्चित था और आकार भी हमारा क्या होगा, अनिश्चित होगा। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं इसका एग्जांपल से। सिंपली अगर ठोस का बात करते हैं तो देखिए ये मार्कर में क्या है हमारा, ठोस है। तो देखिए इसका जो अपना आयतन होगा, क्योंकि सिलेंडर है ना, इसका जो अपना आयतन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच से, ये क्या होगा, फिक्स होगा, ये बदलेगा नहीं कभी भी, चाहे जहां भी जाए। इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। अब देखिए आकार के बाद, तो जो इसका जो आकार कैसा है, बेलनाकार है, तो इसका आकार बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। इसको बदलने के लिए खास एक प्रेशर टेम्परेचर चेंज करना होगा तब होगा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे इसका चेंज नहीं होगा। जो सामान्य दाब और ताप पे इसका जो क्या है आकार और आयतन बदलेगा नहीं। लेकिन द्रव में ऐसा नहीं है। द्रव में देखिए आपका आयतन जो है क्या है, निश्चित है, लेकिन आकार अनिश्चित है, मतलब बदलते रहेगा। जैसे एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं पानी। जैसे पानी का अगर एक गिलास पानी है तो उसको एक लोटा में अगर डाल दीजिए तो एक गिलास पानी ही रहेगा, बदलेगा नहीं। उस एक गिलास पानी को लोटा में से अगर किसी और बर्तन में डालेंगे तो उस बर्तन में भी एक गिलास पानी रहेगा, ज्यादा या कम नहीं होगा, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। एक गिलास पानी था, अगर वो पानी जो था अगर गिलास में है, अगर पानी गिलास में है तो गिलास के आकार का है, लेकिन अगर उसको लोटा में रख दिया जाए तो किस आकार का हो जाएगा, लोटा के आकार का। अगर उसको बाल्टी में डाल दिया जाए तो किस आकार का हो जाएगा, बाल्टी के आकार का। तो मतलब आकार जो क्या रहेगा, अनिश्चित होगा। ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं गैस का। गैस का दोनों आपका अनिश्चित होता है, दोनों चेंज करते रहता है, वॉल्यूम भी और क्या, आकार भी। जैसे अगर कोई सिलेंडर में गैस भरा होता है तो उसको जितना बड़ा सिलेंडर में भरेंगे उतना उसका आयतन हो जाएगा और उसी आकार का भी हो जाएगा, जिस आकार में गैस को रखा गया है। अगर मान लीजिए कोई बंद कंटेनर में बेलनाकार है, अगर बेलनाकार में रखेंगे तो बेलनाकार शेप का होगा। अगर कोई घनाभ है तो घनाभ का आकार का हो जाएगा, घन है तो घन के आकार का हो जाएगा। मतलब जिस बर्तन में रखेंगे वैसा बर्तन का हो जाएगा उसका आकार, और उसी का आयतन भी छेकेगा। अगर आकार जैसा कोई अगर घनाभाकार रखा हुआ है, अगर घनाभाकार बर्तन में अगर रखा हुआ है गैस को, तो उसके आयतन पे जितना उसका घनाभ का आयतन होगा उतने आयतन के बराबर वो गैस भी हो जाएगा। यही बात है। देखिए गैस का दोनों अनिश्चित होता है, द्रव के लिए निश्चित होगा क्या, आयतन, और आकार क्या होगा, अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन ठोस के लिए आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। तो देखिए डेफिनेशन में अगर ठोस, द्रव, गैस का बोला जाता है तो इसी तरह बोला जाता है। ठोस के लिए क्या डेफिनेशन बोला जाता है कि वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो उसे क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, ठोस कहते हैं।
अब देखिए अगर बात करते हैं द्रव के लिए, द्रव का डेफिनेशन क्या बोलता है? वैसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या है हमारा? अनिश्चित है, तो उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। गैस का डेफिनेशन है हम लोग का, गैस का परिभाषा क्या हो जाता है कि वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो उसे क्या कह देते हैं? गैस कहते हैं। अब देखिए अब हम लोग आगे जानेंगे अंतराणविक दूरी, अंतराणविक बल, फिर अप्रवाहिता और तरलता। देखिए अब हम लोग जानेंगे कि ठोस, द्रव, गैस। तो देखिए ऊपर में एक आकृति हम बनाए बॉक्स में, तो देखिए ये जो है अणु है, इसका मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है। ये ठोस का पार्टिकल है, द्रव का पार्टिकल और गैस का पार्टिकल। आपको देखकर एक चीज पता चल रहा होगा कि देखिए ठोस में जितना भी जो पार्टिकल है, जो ठोस का जो कण है बहुत ज्यादा है, कम एरिया में, बहुत नजदीक नजदीक है। लेकिन द्रव में देखिएगा थोड़ा दूर दूर है। दो कण जो है, अगर मान लीजिए इस कण को और इस कण को लेते हैं तो देखिए दोनों के बीच की दूरी थोड़ा ज्यादा है। अगर गैस में देखेंगे तो और ज्यादा हो जा रहा है। तो यही फर्क है ठोस, द्रव, गैस में कि दो कण के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो यही बात है अंतर आणविक दूरी। अब हम लोग बात करते हैं अंतर आणविक दूरी, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए अंतर आणविक दूरी मतलब क्या है? दो कणों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर आणविक दूरी। और अगर अंतर आणविक बल का बात करते हैं, अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का बात करते हैं, तो दो कणों के बीच की में जो बल लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं? अंतर आणविक बल। दो कणों के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अंतर आणविक बल। और दो कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अंतर आणविक दूरी। दो कणों के बीच की दूरी को अंतर आणविक दूरी, दो कणों के बीच में लगने वाले बल को अंतर आणविक बल, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। अब देखिए, अब देख अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक दूरी ठोस में कम है या ज्यादा? देखिए देख के पता चलेगा कि दो कणों की जो बीच की दूरी है वो क्या है, इसमें कम है। लेकिन देखिए द्रव में क्या है, ठोस से ज्यादा है कि नहीं दो कणों के बीच की दूरी? अगर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों के बीच की दूरी देखिए इसमें कम था लेकिन इसमें ज्यादा है। तो देख सकते हैं कि द्रव में क्या है, ठोस से ज्यादा। अंतर आणविक दूरी ठोस के लिए कम, द्रव के लिए क्या है, ठोस से ज्यादा है। अब गैस में बात करते हैं। देखिए गैस में दो कणों के बीच की दूरी, मान लीजिए दोनों पार्टिकल ले लेते हैं, ये दोनों कण है। तो देखिए ये दोनों कण के जो बीच की दूरी है देखिएगा ठोस से भी ज्यादा है, द्रव से भी ज्यादा है। तो कह सकते हैं सबसे ज्यादा, यानी जो गैस का जो अंतर आणविक दूरी है सबसे ज्यादा है, ठोस में सबसे कम है। और द्रव में क्या है, ठोस से ज्यादा और गैस से कम। ये भी लिख सकते हैं ठोस से ज्यादा तथा द्रव से कम। कोई ये भी लिख सकते हैं ठोस से ज्यादा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि गैस से कम। अब देखिए बात करते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के बारे में, मतलब अंतर आणविक बल के बारे में। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या है, किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है? तो देखिए जो ज्यादा नजदीक रहेगा, दो कणों के बीच की दूरी अगर नजदीक है तो कह सकते हैं ना कि उसका अंतर आणविक फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। सिंपली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या, कि जो ठोस के बीच का जो अंतर आणविक बल होगा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि दो कणों के बीच की दूरी क्या है, नजदीक है। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। अब देखिए अगर द्रव का बात करते हैं तो देखिए द्रव का जो बीच का दूरी था क्या था, ठोस से ज्यादा था। मतलब इसका जो अंतर आणविक, सॉरी उल्टा यहाँ लिखा गया, देखिए इसके सीधा में ये। अब देखिए अगर बात करेंगे कि द्रव में जो है अंतर आणविक बल क्या होगा, देखिए सबसे ज्यादा तो हो गया किसमें, ठोस में, क्योंकि सबसे कम दूरी था ना दो कणों के बीच में। लेकिन ऐसा तो इसमें नहीं है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है ना, ठोस से ज्यादा है, गैस से कम है। तो क्या हो जाएगा कि जो अंतर आणविक बल होगा ठोस में क्या होगा, ठोस से कम होगा। इसमें द्रव में अंतर आणविक बल द्रव में क्या होगा, ठोस से कम होगा। अगर गैस का बात करते हैं तो गैस का अंतर आणविक बल क्या होगा, तो हम लोग देख रहे थे कि अंतर आणविक दूरी क्या है, इसमें सबसे ज्यादा है ना, तो जितना ज्यादा दूर होगा उतना कम फोर्स होगा। फिर क्या कर सकते हैं कि सबसे कम, मतलब सबसे कम फोर्स किसमें लग रहा होगा, गैस में, और सबसे ज्यादा किसमें लग रहा होगा, ठोस में।
अब देखिए बात करते हैं प्रवाहिता या तरलता मतलब फ्लूइडिटी कि किसमें बहने की क्षमता ज्यादा है। अगर बात किया जाए ठोस का मतलब इस मार्कर की बात करते मार्कर ठोस है हमारा, तो इसमें बहने का प्रवृत्ति क्या है, एकदम न्यूनतम है, सबसे कम नगण्य बोल सकते हैं। इसके बीच में जो कण है उसके बहने का प्रवृत्ति क्या है, सबसे कम या नगण्य बोल सकते हैं, न के बराबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा प्रवाहिता क्या हो जाएगा, नगण्य, सॉरी नगण्य, या कह सकते हैं सबसे कम। अब बात करते हैं द्रव के लिए कि द्रव का प्रवाहिता मतलब फ्लूइडिटी क्या होगा, उसके बहने की क्षमता क्या होगा। तो देखिए द्रव हमारा ठोस से ज्यादा बहेगा, क्यों, क्योंकि बीच का दूरी ज्यादा है ना। देखिए इसी से सब कुछ मतलब इस फिगर से हम लोग हर चीज निकाल सकते हैं, जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना इससे पता चल जाता है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो देखिए नगण्य वो सबसे कम होगा क्योंकि बीच का दूरी बहुत कम है ना, इसका क्या होगा, फ्लूइडिटी करने का क्षमता क्या होगा, बहुत कम होगा, एकदम नगण्य होगा। अब देखिए द्रव के लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि बीच की दूरी थोड़ा ज्यादा है ना ठोस से, तो इसके बहने की प्रवृत्ति क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्या कर सकते हैं, ठोस से ज्यादा। अगर वही बात करेंगे गैस का, तो देखिए गैस में बहने का प्रवृत्ति क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्यों बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों दो कणों के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। इसी से रिलेट करके हम लोग कह सकते हैं कि मतलब गैस में सबसे ज्यादा है क्या करने की प्रवृत्ति, बहने की प्रवृत्ति, उसमें तरलता बहुत ज्यादा है। अब आगे के गुण के बारे में जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि कणों की गतिज ऊर्जा के बारे में, घनत्व के बारे में और संपीड़ितता के बारे में, कि ठोस में कणों की गतिज ऊर्जा क्या होता है, द्रव में क्या होता है, गैस में क्या होता है, घनत्व क्या होता है ठोस का, द्रव का और गैस का, और संपीड़ितता मतलब कंप्रेसिबिलिटी जानेंगे। देखिए सबसे पहले जानते हैं कणों की गतिज ऊर्जा, कि कणों की गतिज ऊर्जा क्या होता है ठोस में और द्रव और गैस में। तो देखिए गतिज ऊर्जा हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। तो देखिए मेनली डिपेंड करता है v पे, जितना ज्यादा v होगा उतना ज्यादा गतिज ऊर्जा होगा। देखिए मास पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा डिपेंड करता है भी पहला। क्यों डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, क्योंकि स्क्वायर में है कोई चीज, जो चीज स्क्वायर में तो ज्यादा डिपेंडेंट होगा ना, उससे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उस चीज पे। तो अब देखिए भी से कैसे डिपेंड करता है। अब आते हैं, देखिए दो बीच कणों के बीच की दूरी देखिए ठोस में क्या था, कम था ना, तो मतलब इसके बीच में जो वेलोसिटी होगा, जो मूव करने का केवल क्या होगा, बहुत कम होगा। अब जब गति में जब वेलोसिटी बहुत कम होगा, मतलब देखिए यहाँ पे अगर वेलोसिटी कम है तो पूरा जो मान होगा क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, मतलब कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा ठोस के लिए, बहुत कम। लेकिन द्रव के लिए देखिए, द्रव के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए कणों के बीच की दूरी इसमें ज्यादा है, तो मतलब मूव क्या होगा, ज्यादा क्या मतलब वेलोसिटी क्या होगा, ठोस से ज्यादा होगा, ठोस से ज्यादा होगा। ठोस के कण से द्रव का जो कण होगा ज्यादा मूव करेगा, ज्यादा वेलोसिटी होगा, उसमें ज्यादा वेग होगा। तो कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा क्या होगा, द्रव में ज्यादा होगा, किससे, ठोस से ज्यादा। अब देखिए गैस में और ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दो कणों के बीच की दूरी देख रहे हैं बहुत ज्यादा दूर है, तो मतलब ज्यादा मूव कर सकता है, ज्यादा गतिशील हो सकता है ना वो, क्योंकि बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। इसलिए कह सकते हैं कि कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा गैस में, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे घनत्व, कि घनत्व क्या, तो पहले जानते हैं घनत्व क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी मास बटा वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए हम लोग जान रहे हैं कि घनत्व बराबर होता है क्या, द्रव्यमान बटा आयतन। तब घनत्व बराबर हमारा द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो कैसे जानेंगे कि घनत्व इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तब देखिए हम लोग देख सकते हैं कि पहले आयतन देखते हैं। ठीक है, घनत्व का अगर डेफिनेशन का बात किया जाता है तो घनत्व क्या करता है कि इकाई आयतन में जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा घनत्व होगा।
घनत्व उसी ने कहते हैं कि इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो देखिए मान चलिए सब अगर 1 मीटर क्यूब है, जो हम बॉक्स बनाए हैं तीनों के लिए, अगर तीनों 1 मीटर क्यूब है, तब बात करते हैं द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए द्रव्यमान किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा कण है ना, नजदीक नजदीक है, तो जब नजदीक नजदीक है इसमें ज्यादा कण होगा। अब ज्यादा कण का मतलब क्या, उसमें ज्यादा मास होगा। अगर ये ज्यादा मास हो जाएगा तो मतलब क्या, घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठोस में ज्यादा हो जाएगा ना, क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेम आयतन में इसमें क्या है, ज्यादा कण है, और ज्यादा कण है मतलब ज्यादा मास है, तो ज्यादा मास हो जाएगा। तो देखिए मास ज्यादा मतलब घनत्व ज्यादा। अब देखिए द्रव में, तो द्रव में देखिए कणों की संख्या क्या है, ठोस से कम है ना। 1 मीटर क्यूब में ही कणों की संख्या क्या हो रहा है, कम हो रहा है। किसमें, द्रव में। मतलब कह सकते हैं जब घनत्व होगा ठोस से क्या होगा, कम होगा। मतलब द्रव में क्या हो जाएगा, ठोस से कम, से कह सकते हैं ठोस से कम। अब देखिए गैस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए गैस में क्या है कि सेम आयतन के लिए इसमें द्रव्यमान क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत कम कण है। किसमें, गैस में। देखिए ठोस से सबसे ज्यादा कण था, ठोस से कम कण द्रव में है, और गैस में बहुत कम कण है। तो जब बहुत कम कण है मतलब उसका द्रव्यमान भी क्या होगा, कम होगा। तो कह सकते हैं कि जो गैस का जो आयतन होगा क्या होगा, सबसे कम होगा। यानी कह सकते हैं भी कि मतलब ठोस का सबसे ज्यादा घनत्व, द्रव का उससे कम, गैस का सबसे कम। तो इसको अगर अरेंज करके आप ऐसे भी लिख दीजिए एक जगह, ठोस का सबसे ज्यादा, द्रव का फिर गैस का। किसके लिए है, घनत्व के लिए। देखिए इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा इस पॉइंट को, कि ठोस का सबसे ज्यादा घनत्व होता है, द्रव का उससे कम, गैस का सबसे कम। ठीक है। अब बात करते हैं सिर्फ, देखिए लास्ट हम लोग का पॉइंट रह गया क्या, संपीड़ितता मतलब कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, मतलब ये जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या, किसी को कितना ज्यादा दबाया जा सकता है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या, किसी चीज को कितना ज्यादा दबाया जा सकता है। जितना ज्यादा जिसको दबाया जा सकता है उसमें कंप्रेसिबिलिटी उतना ज्यादा होगा। जिसको जितना कम दबाया जा सकता है उसका कंप्रेसिबिलिटी उतना कम होगा। तब देखिए हम लोग पता चल जाएगा ठोस, ठोस को हम लोग ज्यादा दबा सकते हैं क्या, नहीं। जैसे मार्कर को देखिए, इसको इसके दबा ज्यादा दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते हैं। तो मतलब इसका कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब बहुत कम होगा। कम क्या मतलब बहुत कम। कहा जाता है कि मतलब कंप्रेसिबिलिटी ठोस का एकदम नगण्य होता है, बहुत कम, बहुत बहुत कम कर सकते हैं, नगण्य, एकदम नगण्य भी लिख सकते हैं। अगर द्रव की बात करते हैं तो देखिए द्रव का भी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होता है, लेकिन ठोस से थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मतलब हम लोग द्रव को कुछ दबा सकते हैं, लेकिन गैस के एकदम नहीं। द्रव को देखिएगा आप लोग, जो अगर क्या कोई हाइड्रोलिक मशीन वगैरह जो होते हैं, जो जेसीबी वगैरह, उसमें हम लोग क्या फ्लूइड का यूज करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फ्लूइड का यूज करते हैं। वहां पे वो फ्लूइड कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करते हैं। जो हाइड्रोलिक ब्रेक में यूज करते हैं वहां पे फ्लूइड का यूज होता है, तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होता है वहां पे भी। इसलिए कह सकते हैं कि ठोस से हल्का सा ज्यादा, ठोस से थोड़ा ज्यादा, मतलब बहुत कम होता है इसमें भी। देखिए इसमें तो नगण्य, बहुत बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन क्या द्रव में थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठोस इसमें बहुत कम होता है। अब बात करते हैं गैस पे। क्या गैस को दबाया जा सकता है? गैस बहुत ज्यादा दब जाता है। इसका सबसे ज्यादा दबने का कारण ये है, इसका कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होने का ये कारण हो जाता है, क्योंकि इसके कणों की जो बीच की दूरी है ना, बहुत दूर दूर होता है। और जब कण बहुत ज्यादा दूर दूर है तो उसको दबाया जा सकता है। उसको क्या किया जा सकता है? दबाया जा सकता है। उसका कंप्रेसिबिलिटी